Hello, good evening, everybody. We are doing GS daily live answer writing sessions for UPSC Mains 2026 and 27. हमने इसमें साइंस का कंपोनेंट स्टार्ट किया हुआ है. इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट जो साइंस के जो पहली थीम है, जिसकी हमने आपको सब थीम सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी, और आज की जो थीम है उसकी सब थीम्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई हैं. और आपको ये बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जो ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इन यूपीएससी, इट इज मेनली रिगार्डेड टू द अप्लाइड पार्ट. भाई जो आप स्टेट पीसीएस देते हैं वहां पे बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, पर इन यूपीएससी अप्लाइड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस होता है. आई डिस्कस अबाउट दैट. अब हम उसी को आज करेंगे जो हमारी सेकंड थीम है. इसमें आएगा कि जो भी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे. और जो बाकी टॉपिक्स हैं कि जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी जो हमने कल भी किया था. एक्चुअली साइंस में प्रॉब्लम ये है, थीम्स ओवरलैप करती हैं. तो मैंने कल भी जो करवाया, जो आज करवाऊंगा, वो थीम्स चाहे अलग अलग हैं पर टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं. ये आपको रियलाइज हो गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला. विल डू विद डिफेंस टेक्नोलॉजी, बिकॉज डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडियन गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग मोर इंडियनाइजेशन. उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है कि क्या एफर्ट्स लिए गए हैं और कैसे उस टेक्नोलॉजी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको इंडियनाइज करने से हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को कैसे प्रमोशन होता है. और आप साइंस और टेक को कैसे सिक्योरिटी टॉपिक से लिंक कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. साइंस के जो जो भी हम पढ़ेंगे, साइंस की टेक्नोलॉजीज में जो हम पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज में उसका ओवरलैप होगा एग्रीकल्चर से, हेल्थ केयर से, आईआर से, सिक्योरिटी से, सोसाइटी से, गवर्नेंस से. दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपको एग्जांपल्स तैयार करनी है. वैसे आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग तो होती ही होती है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यू हैव 11 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये डिफेंस टेक्नोलॉजी पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, बाकी हम बाकी भी डिस्कस करेंगे. यू हैव 11 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन.
लास्ट 20 सेकेंड्स। अब इसको करते हैं कि क्या है इसमें। अब ना जो भी आपने डिफेंस वाले पार्ट में जो थीम में आपने एग्जाम्पल तैयार की होंगी, उसमें बस आपको ये देखना है कि कौन कौन सी इंडिजीनियस डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम इससे लिंक कर पाएंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, आपको जस्टिफाई करने के लिए, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू ऐड एग्जांपल्स। जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ी होगी तेजस, ये सभी ने सुना होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक, कि जो ये तेजस है, दैट लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LCA लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया। अब इंडिया अब फॉरेन जेट्स पे कम डिपेंडेंट हो गई है बिकॉज वी हैव डेवलप्ड आवर ओन लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इट मींस वी आर रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर्स एंड वी आर अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपको ऐसी एग्जांपल्स इकट्ठी करनी है। अग्नि 5 मिसाइल, इफ यू हैव स्टडीड अबाउट अग्नि मिसाइल्स, एक है अग्नि 5 मिसाइल या अग्नि मिसाइल इन जनरल, दीज मिसाइल्स आर बेसिंग कि में हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है उसको लेके हम ये कर रहे हैं, तो फॉर सॉवरन डिसीजन मेकिंग हो रही है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, जैसे हम INS अरिहंत बना रहे हैं, आपको बस यही चीजें याद रखनी है कि कहां पे हमने खुद बनाया है, बाकी तो लिख कर लोगे। INS अरिहंत अगर पता होता कि इट इज आवर ओन, कि सबमरीन दैट इज न्यूक्लियर कैपेबल, तो कंट्रोल ओवर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सो वी आर बिकमिंग ऑटोनोमस इन डिसीजन मेकिंग इन द डिफेंस सेक्टर। अर्जुन मेन बैटल टैंक, अर्जुन मेन बैटल टैंक, दिस इज अनदर एग्जांपल, मेन बैटल टैंक। तो हम टैंक के लिए भी किस पे डिपेंडेंट नहीं है, अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बूस्ट हो रही है। तो ये तो आइडिया है कि कैसे हम अपनी ऑटोनॉमी को इंश्योर कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है when you are taking decisions without the influence of foreign players, or when you are taking the decisions with an independent foreign policy, or when you are taking a decision with full control over the path to take, with full control over the path to take। ये पता होना चाहिए आपको इन चीजों के बारे में। तो इसको घुमा के ये 4 एग्जांपल लिख देते कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में तो इंडिया क्या है, ये काम कर रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी में भी सेम ही पॉइंट होंगे, वो तो हमें अलग करने हैं बस, तो बता रहे हैं। अब ये चीजें जो हम कर रहे हैं, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होती है, भाई इसमें भी सेम एग्जांपल है। बस आपको जो एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन ऑटोनॉमी की फॉर्म में करना है पहले, फिर आपको उन्हीं एग्जांपल्स को या कुछ और नई एग्जांपल्स को नेशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में करना है। भाई अब अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो टसल है, अगर उसमें आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो यू कांट बी डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका और रशिया फॉर दैट मैटर। You have to be independent, autonomous, but that will also ensure national security। अब ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के पॉइंट्स ओवरलैप करेंगे, आपको कुछ एग्जांपल वहां पे लिखनी है और कुछ यहां पे लिखनी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में कई बार 2 पार्ट्स होते हैं पर वो ओवरलैप होते हैं। आपको स्मार्टली एग्जांपल यूज करके उन पार्ट्स को एड्रेस करना होता है, चाहे वो ओवरलैप करें चाहे वो ना करें। दिस इज द की थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब वही चीज को लेके ये चीज है कि जो हमारा इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के लिए है चीजें, उसको भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल वो वाली यहां पे भी यूज हो जाएंगी, बस बात ये है कि हमें यूज करनी है कि नहीं, है हमें सोचना है कि कौन सी कहां पे करनी है। अब आप ऐसे मत बोलें कि ये मैं नेशनल सिक्योरिटी में डाल देता, हाँ डाल देते भाई, इसमें तो डाउट ही नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि जो मैं नेशनल सिक्योरिटी की बता रहा हूं आप इंटरचेंज कर सकते हो, पर हमें एग्जाम्पल हमारे पास 7-8 होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, इट इज एन एयर डिफेंस सिस्टम, इट इज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। भाई आपको जब जंग होगी तो यू हैव टू सप्लाई द मटेरियल्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, तो HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसके लिए।
स्कॉर्पियन क्लास सबमरीज आ रही हैं जो हम कस्टमाइज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडियाज नीड्स। तो ये सारी हमारी खुद की हैं। कावेरी क्लास, कलवेली क्लास सारी हैं यहाँ पे। टेक्नोलॉजिकल एज इज इंपॉर्टेंट। मिशन शक्ति जहां हम एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं, एसैट मिशन शक्ति, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी। हम खुद कर रहे हैं ये टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। अब वो पॉइंट्स ओवरलैप करेंगे, वो आपकी कला है कि आप कैसे इसको चीजों को ऐड करते हो। हमने कौन कौन से इनिशिएटिव दिए हैं इसके अलावा, क्योंकि हमने मान लो 8 पॉइंट लिख दिए। अब बताओगे कौन कौन से इनिशिएटिव और क्या क्या आउटकम है। इनिशिएटिव आपको पता ही है कि हमारे पास क्या है, आत्मनिर्भर भारत है, हमारे पास सृजन पोर्टल है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारे पास आईडेक्स है, इनोवेशन इन डिफेंस, मिशन डेफ स्पेस है, स्प्रिंट इनिशिएटिव है जो नेवी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए है। तो यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम इतने सारे इनिशिएटिव लेके आए हैं, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, चाहे वो मिशन जो कावेलरी क्लास प्रोजेक्ट हो, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यूएवीज को लेके है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है जिसमें हम एमएसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं कि वो डिफेंस सेक्टर में आए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टीडीएफ टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एमएसएमई सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस टेक्नोलॉजीज। वो सारे इनिशिएटिव आप लिख सकते हो जो आपको लिखने हैं। पर मेन ये था कि जो भी आपको 7-8 एग्जाम्पल पता थी उसको ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी में डिवाइड करके ये इनिशिएटिव लिख देते, और बाद में उसकी जो आउटकम वाला पार्ट है कि क्या क्या आउटकम है, तुम लिमिटेशन भी लिखोगे कि आज भी इंडिया में ये चीजें नहीं है, और लिखोगे क्या क्या आउटकम है, क्या क्या हमने अचीव किया है। वो अचीवमेंट आपकी यही है, पर आपको इसके अलावा कुछ और लिख देनी है। तो आपको 10-12 चीजें पता है, 3 यहाँ पे, 3 वहां पे, 3 यहाँ पे, ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है सब कुछ। ठीक है, नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है फॉर साइंस एंड टेक का जो हम पार्ट कंपोनेंट कर रहे हैं। राइट दिस क्वेश्चन, critically assess the potential benefit of stem cell therapy। critically assess the, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। critically assess the potential of स्टेम सेल। आपको पता होगा क्या होते हैं स्टेम सेल। टेक्नोलॉजी बड़ा स्पेसिफिक है, बायोटेक सेलिंग का स्टेम सेल टेक्नोलॉजी या थेरेपी इन एडवांसिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड रिसर्च, इन एडवांसिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। करें इसको, यू हैव 11 मिनट्स। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो बन सकते हैं।
पोटेंशियल ऑफ स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी ये पूछा है मेडिकल फील्ड में, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च में। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एग्जांपल्स बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में, वो वर्ड्स नहीं पता होंगे जो आने चाहिए, एग्जैक्ट लिखने में मुश्किल आती है। बड़ा एडवांसमेंट हो रहा है इन दिस टेक्नोलॉजी, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द एग्जांपल्स इन दिस टेक्नोलॉजी टू राइट अ गुड आंसर। बाकी तो आपको ब्रॉड एस्पेक्ट्स तो आपको पता ही है। अब इसको देखते हैं क्या है। अब ना इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना था कि पहले ये बता देते कि क्या होती है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। पता है सभी को, आपको भी पता होगा, बट टू डिफाइन दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है। इट इज अ काइंड ऑफ अ रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं साइंस के फील्ड में। इट इज एन एडवांस्ड रीजनरेटिव मेडिकल टेक्निक, एडवांस्ड regenerative medical technique in which undifferentiated cells are used। यही होता है ना, आपके जो मान लो जो स्टेम सेल्स हैं इन विच जो इन विच undifferentiated cells are used for the repairment of the body organs or tissues। ये लिख देते, ये जरूरी था।
आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, जो पॉलिटिक गवर्नेंस कर रहे थे या हिस्ट्री या सोसाइटी की, ऑलवेज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट विच इज वेरी टेक्निकल और जो इतना वेल अंडरस्टूड और वेल नोन नहीं है। तो डेफिनेशन पार्ट जो होता है इंट्रोडक्शन का, ये कहाँ लिखना होता है? वो आइडियाज जो इतने कॉमन या सिंपल नहीं है, यू हैव टू टेल दैट आइडिया इन द फॉर्म ऑफ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन, ताकि एग्जामिनर को पता हो। उसके बाद ये भी लिख सकते हो कि भाई जो इंडिया में ये स्टेम सेल की बात हो रही है, इट इज रेगुलेटेड बाय बेसिकली जो गाइडलाइंस थी, नेशनल स्टेम सेल गाइडलाइंस ऑफ 2013, कि इन इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को गाइड रेगुलेट करने के लिए हम रूल्स लेके आए इन 2013, एंड दीज रूल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च। एंड एट प्रेजेंट इट इज बेसिकली एट द, या दुनिया में इसकी $28 बिलियन की मार्केट है, एंड विच इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड to 65 billion by 2027. It means it's a very good opportunity for India to make advancements in this technology. उसके बाद आता है कि भाई इसका क्या क्या पोटेंशियल है। पर पोटेंशियल लिखोगे तो हमें क्या करना है? क्रिटिकली असेस करना है। तो पोटेंशियल के साथ साथ क्या लिखोगे? यू विल मेंशन अबाउट सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो, ये भी लिखना जरूरी है। और एंड में वे फॉरवर्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसका पोटेंशियल और क्या क्या चैलेंजेस हैं। पोटेंशियल तो इतना ही है सर कि जो आज हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस डिसीजेस जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब भाई आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट रिप्लेस करवाना पड़ता है। अगर हमारे पास स्टेम सेल्स हों तो वी कैन अप्लाई द टेक्नोलॉजी टू जनरेट हार्ट फ्रॉम दीज स्टेम सेल्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज या ऑर्गन्स। अगर आपके कोई भी ऑर्गन और टिश्यूज डैमेज हो गए हैं तो वी कैन क्रिएट न्यू ऑर्गन्स और टिश्यूज इन लैब बाय यूजिंग स्टेम सेल्स। पर आपको पहले स्टेम सेल्स स्टोर करके रखने पड़ेंगे। हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, if you know about this is a very specific example, आपको पता होनी चाहिए। this cells, mesenchymal cells, are basically a stem cells which are used to repair heart tissue. पूरा हार्ट का ऑर्गन नहीं, हार्ट का टिश्यू, but this mesenchyma stem cells, this is an example कि how the tissues can be regenerate। और उसके बाद आता है कि देयर आर मेनी क्रॉनिक डिसीजेज ऑल्सो, और उन क्रॉनिक डिसीजेस की ट्रीटमेंट में भी क्या हेल्प करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। और उनमें भी कौन हेल्प करते हैं? स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं। पर एग्जांपल लिखनी पड़ेगी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस डिसीज लाइक पार्किंसन, आपने सुना होगा ना, एल्जाइमर या पार्किंसन। तो डायबिटीज या पार्किंसन में, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, जब आपके बॉडी में पर्टिकुलर इंजाइम बनना बंद हो जाता है और वो इंजाइम कोई पर्टिकुलर सेल, टिश्यू या ऑर्गन ही बनाता है, तो डायबिटीज और पार्किंसन डिसीज को ट्रीट किया जा सकता है इफ यू बेसिकली गो टू द रूट लेवल एंड चेंज दैट टिश्यू और ऑर्गन। कैंसर ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकेमिया होता है, अगर आपके स्टेम सेल्स हैं उसको तुम इम्प्लांट कर दोगे तो बाकी, क्योंकि भाई कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि कैंसर है व्हेन योर सेल्स क्या हो जाएं, डिवाइड क्या हो जाए, नॉर्मली ना हो, अब नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल हो जाए, या कुछ सेल्स खराब हो जाएं। अब उन सेल्स को नया बनाने के लिए इफ यू चेंज द रूट ऑफ दो सेल्स कॉल्ड एज स्टेम सेल्स, तो आप ल्यूकेमिया जैसे डिसीज जो कि कैंसर है उसको डील किया जा सकता है। यू हैव टू गिव दैट एग्जांपल। इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेशन किया जा सकता है। देयर आर मेनी ऑटो इम्यून डिसीजेस जो खुद हमारी इम्यून सिस्टम के कारण होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा अर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसको डील करने के लिए अगर हम स्टेम सेल का यूज करें तो दैट रियूमेटॉइड arthritis can be treated. Rheumatoid arthritis can be treated, ये पता होना चाहिए अगर हम क्या करेंगे, स्टेम सेल का यूज करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑटो इम्यून डिसीजेस जो हमारे इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट के कारण आते हैं। राइट दोज एग्जांपल्स तो हमारा आंसर अच्छा बन पाए। अब प्रॉब्लम ये है, जब तुम स्टेम सेल लेके आओगे तो स्टेम सेल से
अब आपने पता होगा ना, आपने पढ़ा होगा कि फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होते हैं, ये स्टेम सेल्स हैं। इसको अगर हम स्टोर करके रख लिया तो आप इस सेल से कुछ भी बना सकते हो। दैट विल बेसिकली क्रिएट एथिकल चैलेंजेस। आप कॉपीज बना सकते हो। तो जब आपने ही सब कुछ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, देन द मैन विल बिकम द गॉड। तो इससे बहुत सारे एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसर्न्स आएंगे, और दिस आर वेरी हाई कॉस्ट, और असेसिबिलिटी बड़ी टफ है। स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली राइट नाउ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्टेम सेल को स्टोर भी तो करना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए जो उसको स्टोर करें और ट्रीट करें। ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च है जिसमें आज भी हमारे फैसिलिटीज भी कम है टू स्टोर स्टेम सेल्स एट दोज लो टेम्परेचर कंडीशंस, एंड पब्लिक अवेयरनेस भी बड़ी कम है इसको लेके। तो बेस्ट क्या है कि आप इसको रेगुलेट करें, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को, जहां रिक्वायरमेंट है वहां अलाउड करें, जहां पे उसका मिसयूज हो सकता है वहां पे रेगुलेट करें बाय एथिकल फ्रेमवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं कि स्टेम सेल्स को स्टोर किया जा सके, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल आल्सो टू कॉमन पर्सन, नॉट शुड बी ओनली टू अ रिच पीपल, बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी राइट नाउ। और उसके बाद आपको क्या करना है, collaborative रिसर्च करनी है, इंक्लूड एकेडमिक, इंडस्ट्री एंड डॉक्टर्स, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। स्टेम सेल में आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, एकेडमिक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी। ये आप वे फॉरवर्ड में लिख देते तो काम हो जाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स राइट दिस क्वेश्चन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। पर आपको एक चीज समझ में आई कि साइंस में अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं तो आप कहानियां पूरी की पूरी बना सकते हो, बस आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए। नाउ राइट, नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सॉल्यूशंस, नैनो टेक्नोलॉजी offers solutions. Nanotechnology offers solutions to some of humanity's greatest challenges. Humanity greatest challenges। भाई वो हर जगह ही चैलेंज है ग्रेटेस्ट, पर ये कैसे डील करेगी ये पूछ रहा है। वो कह रहा है कि इसके पास है पोटेंशियल इतना पास, बट वी मस्ट नॉट ओवरलुक इट्स unintended consequences, but we should not overlook its intended consequences। कमेंट बस यही पूछा है, क्या उसका पोटेंशियल है, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, कैसे डील करें। यू हैव 11 minutes to write this question।
have 7 minutes to answer this. You have 7 minutes to answer this.
नैनो टेक्नोलॉजी पे है ये। इस पे क्वेश्चंस वैसे भी आ सकते हैं, तो हमें ये टॉपिक ऐसे ही डिवाइड करने हैं, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी वाले। हम ना ट्राई करें जब भी ये क्वेश्चन लिख रहे हो, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। हमें पता है बट बता दें कि refers to a manipulation of matter at the atomic and molecular size, typically between 1 to 10 nanometers। तो पहले बता दें ताकि सभी को पता होगा, पर आप बता दो कि हम बात कर रहे हैं चीजें जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं, साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, ताकि पता लग जाए एग्जामिनर को कि इसको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि ये मॉलिक्यूलर साइज की बात कर रहा है। It has revolutionized various fields depending upon the surface area properties, because when the size reduces, surface area to volume increases, which increases the efficiency and performance of various types of जो भी objects होंगे in different fields। अब कैसे ये सबसे बड़ा solution है ह्यूमैनिटी के चैलेंज को? जैसे सबसे बड़ा आता है कि अगर आपको मान लो पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से या इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट के क्लीनिंग द इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट की रेमिडिएशन के लिए अब यू कैन डू टू थिंग्स। अब आपको बता दिया है कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस या कोई भी रिएक्शंस बढ़ जाएंगी। अगर बढ़ जाएंगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अगर आप नैनो लेवल पे क्या बनाएंगे, कोई भी क्रिस्टल्स बनाएंगे या कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना इजी हो जाएगा। नैनो कैटलिस्ट एंड नैनो फिल्टर्स आर यूज्ड इन गंगा रिवर क्लीनअप में। ड्रग डिलीवरी करनी है, अगर आपको ड्रग डिलीवरी करनी है, तो अगर आपके ड्रग्स क्या हैं, नैनो लेवल के हैं, फॉर एग्जांपल आपको कैंसर की ड्रग डिलीवर करनी है पर्टिकुलर सेल पे, जो सेल्स क्या हैं, कैंसरस सेल्स हैं, तो डेवलप अ नैनो ड्रग्स या नैनो रोबोट्स जो जाके बॉडी में सेल के लेवल के जो होंगे पर्टिकुलर सेल को अटैक करें। अभी जो हम करते हैं वो ब्रॉड लेवल पे होते हैं, सेल्स छोटे हैं और हमारा ट्रीटमेंट बड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो नैनो जो मेडिसिन होगी वो पर्टिकुलर ड्रग को डिलीवर होगी, तो ड्रग डिलीवरी में भी और नैनो रोबोट्स में भी ये हेल्प करता है। एनर्जी एफिशिएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरीज में अगर आप नैनो मटेरियल लगाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो आप अब रिसोर्सेज का कम वेस्ट करेंगे। with the same amount of resources efficiency can be increased whether in electricity or a drug delivery। आप जैसे एग्रीकल्चर है, वहां पे आप क्या लगाते हैं, फर्टिलाइजर, तो नैनो फर्टिलाइजर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड लेस फर्टिलाइजर्स, बिकॉज इन फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज इनका वेस्ट कम होता है। हेल्थ मॉनिटरिंग में बड़ा हेल्प करता है। भाई अगर आप हेल्थ की डायग्नोसिस करनी है, अगर आप बड़े लेवल पे करोगे या छोटे लेवल पे करोगे, अगर छोटे लेवल पे करोगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हेल्थ को डायग्नोस करना इजी रहता है। तो दीज आर सो मेनी गुड थिंग्स। बट अगर आपने नैनो पार्टिकल्स यूज किए, अगर ये एटमॉस्फेयर में चले गए, फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, बहुत लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हमारी बॉडी में चल जाते हैं, इक्वेटिक लाइफ में चले जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ को रिस्क होगा, बिकॉज हमें ये पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनका क्या होगा। अगर बहुत छोटे हैं तो कहाँ कहाँ जाके ये डिफ्यूज और इन्फ्यूज हो जाएंगे, हमें नहीं पता है। और ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ को फायदा होगा, कुछ को नहीं होगा। प्राइवेसी कंसर्न है। नैनो सेंसर जो अगर हम हेल्थ केयर में यूज करते हैं, नैनो सेंसर्स, यहाँ जो हमने नैनो रोबोट्स यूज किए हैं, अगर आप नैनो सेंसर यूज करते हो, उसका डाटा जो होगा, डाटा की प्राइवेसी का इशू है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो सेंसर्स होते हैं, अब वो दिखते नहीं है पर वो हैं बड़े छोटे, पर उससे आपको डाटा कलेक्ट करते हो, उससे प्राइवेसी का इशू होता है। ये हैं। और रेगुलेटरी चैलेंजेस तो रहते रहते हैं, पर दीज आर द ब्रॉडर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू नैनो टेक्नोलॉजी। इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको पहले बताना है कि मैं अलग अलग फील्ड में इसकी एग्जांपल लेके जाऊंगा। जैसे मैंने एक हेल्थ में ली, एक मैंने हेल्थ के डायग्नोसिस में, ड्रग डिलीवरी में या ट्रीटमेंट में ली, फिर मैंने एक ली एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में कहाँ ली, फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन को लेके। एक हमने कहाँ ली, माइक्रो इरिगेशन में या नैनो सेंसर सॉइल हेल्थ को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये एग्रीकल्चर में है, ये हेल्थ में है। सेम नैनो कैन बी यूज इन एनर्जी सेक्टर फॉर द एफिशिएंसी, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन हेल्थ, एनर्जी और एग्रीकल्चर के अलावा। व्हेन यू यूज नैनो टेक्नोलॉजी, it is very important when it comes to the development of
अ काइंड ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, या आप ऐसा सुने कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें अगर नैनो टेक्नोलॉजी होगी तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर होगी। मतलब आप ये समझ लें, आप नैनो लेवल पे, एटम एटम लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। ये फायदे हैं इसके। तो यू हैव टू डिवाइड इनटू हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, या उसके अलावा टेक्नोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो जब भी आप साइंस के क्वेश्चंस करें तो एक चीज हमेशा याद रखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में आपके पास एग्जांपल्स रेडी होनी चाहिए। विदाउट दैट काम नहीं बन पाएगा। तो आप एग्जांपल्स इकट्ठी करें और जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है वो इकट्ठे करें, दोनों को डाल दें, तो साइंस का आंसर बेस्ट हो जाता है। आपको पता होता है हमेशा। और ऑलवेज ट्राई टू राइट अ वेरी डाइवर्स आंसर। आंसर्स आपके डाइवर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नैनो टेक्नोलॉजी पे आया तो आपने पूरा का पूरा आंसर हेल्थ केयर पे लिख दिया। हेल्थ केयर पे भी लिखना है, एग्रीकल्चर पे भी, सिक्योरिटी पे भी। आप देखेंगे ना, नैनो सेंसर्स कैन बी यूज्ड टू चेक द इनफिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। वो भी पता होने चाहिए आपको कि भाई नैनो सेंसर कैन बी यूज्ड एट द लेवल ऑफ एयरपोर्ट पे, जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वहां पे भी कर सकते हो, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो पाए, ये सब कुछ ना हो पाए। तो जो चीज आपको एफिशिएंट करनी है वो आप नैनो टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। बस आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए इसके केस में, और कुछ नहीं है। और ना एक चीज याद रखें, जैसे अब मेंस आने वाला है एंड यू आर लेफ्ट विद अ फ्यू कंपोनेंट्स। मेंस की तैयारी के लिए यू हैव टू हैव रिवाइज। आपको अब आइडियाज रिवाइज नहीं करने हैं, रिवाइज द फैक्ट्स एज मच एज यू कैन। जिसने 26 में देना है उसको तो फैक्ट्स रिवाइज करने करने हैं। जिसको 27 में देना है अपने फैक्ट्स लिख के रख लें। ट्राई टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स, रिकॉल दोज फैक्ट्स, रिवाइज दोज फैक्ट्स। एंड में मेंस जो गेम है वो आइडियाज की है ही नहीं है। लॉजिक तो आप निकाल ही लेंगे, उस लॉजिक को सब्सटैंशिएट जो फैक्ट से करेंगे, प्रॉब्लम उस सब्सटैंशिएशन में आती है। तो ट्राई टू इंश्योर कि आप अपने फैक्ट्स का काम कर रहे हैं। ये आपको बहुत सारी कंपाइलेशन में मिल जाएगा, आपके क्लास नोट्स में मिल जाएगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मिलेगा, या आपको गूगल पे सर्च करना भी पड़ेगा। मतलब यही प्रॉब्लम है जो आपको खुद टैकल करनी है। बाकी तो आप पढ़ लेते हैं बुक्स में, कोचिंग में, टीचर्स में, लेक्चर्स में। एग्जाम्पल्स आपको अपने हिसाब से इकट्ठी करनी है, वहीं पे आपकी पर्सनैलिटी भी दिखती है। तो ट्राई टू इंश्योर कि मैं ये काम कर लूं जिसको भी मेंस देना है। तो आज के बाद अगर आपने ये काम किया है 50 दिन, तो आपको पता लग गया है कि मेंस की तैयारी आइडियाज की तैयारी नहीं है, लॉजिक की तैयारी नहीं है। वो तो हो ही जाएंगे, बन ही जाएंगे, माइंड भूलता भी नहीं है उसको। भूलता है तो फैक्ट्स को भूलता है। आपके पॉइंट्स जेनरिक हो रहे होंगे, इसको स्पेसिफिक करना है। हर पेपर में वही है। कई पेपर्स में लॉजिक्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटी में अगर लॉजिक्स हैं तो भी काम बन जाता है, पर एग्जांपल तो वहां पे भी ऐड करनी है। पर साइंस और सिक्योरिटी और सोसाइटी में तो अगर आप एग्जांपल्स ऐड नहीं करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वो स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।